हाथरस के असली विलन कौन है? इंडिया टीवी ने इसकी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन की और हर कोई अब ये जानना चाहता है कि हाथरस की बेटी से सम्मान की मौत का हक किसने छीना, आधी रात अंतिम संस्कार का ऑर्डर किसने दिया। हमने एक एक कर हाथरस के उन अधिकारियों से बातचीत की जो उस रात अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे। सबसे पहले हमने बात की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा से, जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थे। संजीव शर्मा ने इंडिया टीवी से खुलासा किया कि हाथरस में डीएम के आदेश पर ही आधी रात पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। उस वक्त डीएम खुद मौके पर मौजूद भी थे। हम आपको संजीव शर्मा से बातचीत का वो पूरा टेप सुनाते हैं जिसमें हाथरस में एक परिवार के साथ हुई नाइंसाफी की पूरी कहानी कैद है। मैं ये जानना चाह रहा था, ये क्या नाम, जैसे क्रिमिनेशन वगैरह रात को हुआ था, आप तो वहाँ पे थे ही, तो ये किसकी देखरेख में हुआ था ये सब चीजें? नहीं, मेरी वहाँ उसमें जहाँ वो जो क्रिमिनेशन हुआ था, हाँ, उससे करीबन 50 मीटर पहले मेरी ड्यूटी थी। हाँ, और ड्यूटी के सीधे गांव पे ड्यूटी थी, घर पे। हाँ, लेकिन जब वो वहाँ से बॉडी चली थी वहाँ हाँ, के लिए, हाँ, तो फिर ये था कि सब लोगों को ये कहा गया था वहीं चलो, हाँ, और मुझे उस पॉइंट पे लगा दिया गया था। तो आपको ये किसने कहा था कि सब लोगों को वहाँ क्रिमिनेशन ग्राउंड पे चलो? नहीं, वो तो सभी लोगों के लिए ऐसा आदेश हुआ था, जैसे वहाँ खड़े हुए थे हम लोग ड्यूटी पर, चलिए आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए। नहीं, मेरा तो मतलब चल दिए। किसने आदेश दिया था? आपके एसपी ने, डीएम ने, या किसी और ने? किसने कहा? जो भी काम हुआ था डीएम साहब, वैसे डीएम साहब का आदेश हुआ था। अच्छा, यानी कि जो अंतिम संस्कार रात में भी किया गया, ये सब डीएम साहब का आदेश था? नहीं, वहाँ तो ये तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ उसके घर वाले भी मौजूद थे, 2-3 लोग मौजूद थे शायद, हाँ, जो मुझे मालूम पड़ा है। हाँ, लेकिन जो वहाँ जो सर्विस अथॉरिटी थी, हाँ, वो जानते ही आप आईएएस बड़े होते हैं, हाँ, तो वो मौजूद थे वहाँ पर घर पे। नहीं, मैं वही, कप्तान साहब भी मौजूद थे, डीएम साहब भी मौजूद थे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप तो पुलिस विभाग से हैं, तो मेरा मतलब ये है कि जो क्रिमिनेशन का आदेश हुआ रात में, वो डीएम साहब का था या आपके कप्तान साहब का था? वहाँ तो ये था कि चलो 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 सब चलिए वहाँ से। अब स्पष्ट रिटर्न मॉडल था नहीं मेरे पास इस चीज का। नहीं, वैसे क्योंकि भाई आप तो बहुत सीनियर अधिकारी हैं और सेंसिबल अधिकारी हैं, तो और क्राइम ब्रांच में भी हैं, तो भाई आप ऐसे तो है नहीं कि भाई भेड़ चाल में कोई भी चला जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरा मानना तो ये है, इन्वॉल्व कोई अगर रिटर्न ऑर्डर हो या ना हो, हाँ, समस्त ऑर्डर जो है वो जिले में जो कभी कोई लॉ ऑर्डर होता है तो डीएम साहब के आदेश मान जाते हैं। अच्छा, यानी डीएम साहब के आदेश पे रात में क्रिमिनेशन हुआ था? हाँ, यही मानना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, जो ये आपको ये जो पूरी स्थिति वगैरह भी बिगड़ी है, पुलिस वालों का सस्पेंशन भी हुआ, आईपीएस एसोसिएशन ने तो सवाल भी उठाए हैं उस पे, आपको लगता है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, ये तो हमेशा ये तो हमारी आदत पड़ गई है कि हमें कटना है। हम इंस्पेक्टर बने हैं तो हमें एक दिन जो है ये सामना करना पड़ेगा, 2 बार या 3 बार तो करना ही पड़ता कम से कम। अच्छा, ये तो आदत में हमारी पुलिस में आ ही गया है। नहीं, ऐसा क्यों फिर? हम जानते हैं कि वो खल्लड़ में सिर दिया है तो मूसल से कटना ही कहावत है। तो आपको नहीं लगता जिला प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? भाई आप लोग तो पुलिस वाले हैं, जो आदेश मिला वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हम भाई से कुछ बोल नहीं सकते, समस्या ये है इस देश में गाय और भैंस ही काटे जाते जो बोल नहीं सकते, मजबूरी हम लोग को ये बोल नहीं सकते, समस्या ये है। इसीलिए मैंने कहा था उसमें कि मैं कोतवाल तो हो सकता हूँ पर मैं बोल नहीं सकता। हाँ, वो मैंने आपका सुना था, वो रात में वीडियो भी जो सामने आया था, आपने कहा भैया हमारी तो जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर। बाकी विडम्बना भाई साहब ये है, मैं परिचित नहीं हूँ आपसे, आप रिपोर्टर हैं, भाई हार्ड बात कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि ये तमाशा क्या होता है, अगर ये हकीकत मालूम है पुलिस को, हाँ, मुझे लोकल पुलिस सब जानती है, हाँ, ऐसा कोई ये सेक्टर जो बांटे जाते हैं, थाना जो बनाया गया अंग्रेजों के जमाने से, हाँ, वो इसलिए बनाया गया है कि आपको गली मोहल्ले की, चौक चौबारे की, घर घर की मालूम होती है कि घर में क्या चल रहा है। हाँ, और ये सब पुलिस को मालूम था। यानी राजनीति का शिकार हो गए जो सस्पेंड हुए हैं पुलिस वाले? टोटल तो सारे सस्पेंड हुए हैं जो राजनीति की वजह से हुए? बस मेरा मानना तो यही है। अच्छा। अरे उस हेड मॉडल का बेचारे क्या गलती बेचारे की उसकी, हाँ, उस महिला कांस्टेबल क्या गलती है? हाँ, कप्तान साहब बेचारे बोल नहीं रहे, नए आए हुए थे, 1.5 महीना हुआ, अभी क्या गलती है? हाँ, जब आप मानते हैं कि लोक सेवा आयोग में सबसे पहले जो मेरिट होती है आईएएस की होती है, जिले में जब भी कोई हिजियस क्राइम होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, तो डीएम के ही ऑर्डर फॉलो किए जाते सारे। हाँ, तो फिर कप्तान क्यों? तो आपको लगता है कि डीएम साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले? तो नहीं, बात मैं कार्रवाई कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी डीएम की है। कार्रवाई हुई क्यों?
हाथरस के इस अधिकारी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने फोन पर यह बातचीत की और साफ है कि पुलिस वाले भी जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि डीएम ने जब आधी रात को आदेश दिया कि पीड़ित लड़की के शव को जला दिया जाए तो फिर डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पुलिस अधिकारियों पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। कुमार सोनू और तमाम अलग संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुमार सोनू से सबसे पहले जान लेते हैं। कुमार, आपने जो बातचीत की उससे कहीं ना कहीं संजीव शर्मा की जो बातें थी ये साफ नजर आ जाता है कि डीएम के आदेश को पालन करने के लिए वो लोग मजबूर थे, इसीलिए आधी रात को पीड़ित का शव जो है वो उन्हें फूंकना पड़ा। अब कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल डीएम के खिलाफ अभी तक जिस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार ये सवाल सब लोग जानना चाहते थे, इस सवाल का जवाब कि आखिर किसके आदेश पर पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो उसमें जो है अब ये यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर उन्होंने साफ कर दिया कि जो आदेश था वो डीएम का था, क्योंकि जिले के मालिक वो थे और ऐसे में कप्तान को जो सस्पेंड किया गया, बाकी पुलिस वालों को सस्पेंड किया, उसको लेकर भी वो नाराज दिखे। तो अब ये तस्वीर जो है वो साफ हो गई और सवाल का जवाब भी इंडिया टीवी ने तलाश लिया है कि आखिर जो पीड़िता के शव का आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया, उसके शव को जलाया गया, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। तो उन्होंने साफ ये कहा कि ये लिखित में कोई आदेश नहीं था, लेकिन आप इतना समझ लीजिए ये डीएम का आदेश था। कुमार सोनू, इस पूरे मामले के लिए चूंकि बार बार बात हक की है, बात एक एलिगेंस की है जिसके साथ पीड़ित के शव को जलाया जाना चाहिए था, लेकिन आधी रात जिस तरह से बिना परिवार वालों के सामने उसे जला दिया गया, उसी से ये सवाल उठ रहा है कि अगर डीएम जिम्मेदार हैं, सीएमओ पहले ये क्लियर कर चुका है कि आदेश लखनऊ से नहीं आए थे, तो फिर ऐसे में जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल मैंने खुद डीजीपी और यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, वो पीड़िता के परिवार से वो मिले और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एसपी ऑफिस में। तो मेरा खुद का ये सवाल था कि आखिर ये जो अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता के शव का आधी रात को, वो जिला स्तर पर लिया गया फैसला था या राज्य स्तर पर लिया गया फैसला था। तो उन्होंने साफ ये खुद कहा था कि इस तरीके के फैसले जो हैं वो जिला स्तर पर लिए जाते हैं, ना कि राज्य स्तर पर। तो ये तस्वीर साफ है। उसके बाद यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर का इस तरह का बयान और इस तरह की सब बातें और पुलिसिया कार्रवाई पर जो पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई उसको लेकर नाराजगी, ये तमाम तस्वीरें साफ कर देती है और तमाम सवालों के जवाब इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को दे दिए हैं कि आखिर जो पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में किया गया आनन फानन में, वो फैसला किसका था और उसके बाद इस तरीके के अगर फैसले भी लिए जाते हैं तो वो फैसले किस स्तर पर लिए जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब बातचीत है उससे भी ये नाराजगी साफ हो जाती है। पुलिस अधिकारियों ने जिले में अब तक जो बाइट्स दिए उससे भी नाराजगी साफ हो जाती है और साथ ही आईपीएस एसोसिएशन ने भी ये बात सामने रख दी है कि पुलिस अधिकारियों के ही खिलाफ कार्रवाई क्यों, जब फैसला डीएम का था तो उन पर अब तक आंच नहीं आई है। अमित का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ लगातार हाथरस से मौजूद हैं। अमित, आज आपने डीएम से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, क्या रुख रहा उनका, क्या कोई बातचीत हो पाई? देखिए ज्योति, हमने जो बात करने की कोशिश की उसमें उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है और दूसरी बात है कि उनका ये कहना कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, जो हम सुन पाए क्योंकि गाड़ी के अंदर वो मौजूद थे और लगातार हम उनसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है ज्योति काफ़ी कुछ बताता है, क्योंकि उनके आगे के जो वीडियोज़ आप देखते हैं जिस दौरान ये पूरा मामला चल रहा था, जिस तरह से वो परिवार के साथ बात कर रहे थे या फिर वो मीडिया के कर्मियों के साथ बात कर रहे थे या फिर गाँव वालों से बात कर रहे थे, उनका जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था वो उसके बिल्कुल उलट नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे पर हमने बहुत करीब से देखा, आप कैमरे में भी देखेंगे कि उनके चेहरे पर एक तनाव है, क्योंकि जिस तरह से परिवार समेत इस पूरे मामले में उनकी लापरवाही सामने आ रही है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि चाहे वो एसआईटी के लोग आए हों या फिर जो आला अधिकारी आए थे, डीजीपी आए थे या फिर एडिशनल होम सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के, उस दौरान भी परिवार ने डीएम को लेकर अपनी शिकायतें जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार परिवार ने यह कहा है कि जब तक डीएम नहीं हटेंगे तब तक उनको नहीं लगता है उन्हें इंसाफ मिलेगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि डीएम अगर रहेंगे तो जांच निष्पक्ष नहीं होगी। तो ऐसे में हम ये मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल जो एसआईटी ने अपना लगभग काम यहाँ पूरा कर लिया है और एसआईटी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देख रही है, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी, लेकिन एसआईटी की जो जांच है वो इस मायने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उनके जो पहले रिपोर्ट आए थे, जो शुरुआती रिपोर्ट थे, उसी के बिना पर यहाँ पर पुलिस को सस्पेंड किया गया था जिसमें एसपी भी शामिल थे। तो जब ये रिपोर्ट
पूरी जब जाएगी 7 दिन के अंदर सौंपना है, उस पर जो कार्रवाई होगी वो प्रशासनिक तौर पर देखने को मिलेगा कि क्या किया जाता है, क्योंकि प्रशासन की ओर से ही जो बिल्कुल अधिकारियों से लेकर परिजनों तक के बयान एसआईटी ने दर्ज कर लिए हैं और लगभग सबके बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और जल्द ही ये रिपोर्ट अब ऊपर सौंपी जाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि इसके आधार पर कार्रवाई आगे कहां तक बढ़ती है। बहरहाल सवाल यही कि वो जिम्मेदार शख्स कौन है जिसकी वजह से इज्जत की मौत नसीब नहीं कर पाई ये पीड़िता, जिससे आधी रात को यूं जला दिया गया कि परिवार भी इस बात से अनजान रहा। गोनिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोनिका, जिस तरह से तमाम सवाल, तमाम नाराजगियां डीएम की ओर इशारा कर रही हैं, आपने परिवार से भी कई बार बातचीत की, कोई आज की नाराजगी नहीं है। डे 1 से परिवार ने अपनी नाराजगी उनके प्रति जाहिर की कि डीएम ने हमें भी धमकाया, हमें कहा कि मीडिया से बातचीत नहीं करनी है, जो कुछ मिल रहा है वो काफी है। बिल्कुल, परिवार की यही शिकायत है कि डीएम आकर दबाव बना रहे हैं और वीडियो भी सामने आया था, वो सबके सामने है। लेकिन परिवार का ये भी कहना है कि अगर इंसाफ वो दिलाना चाहते हैं उनकी बेटी को, तो डीएम पर सबसे पहले कार्रवाई हो, क्योंकि डीएम के आदेश पर ये सारा चीज़ हुआ है। इसके अलावा डीएम ने ये भी कहा कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ आज सुन रहे हैं, कल नहीं सुनेंगे। तो परिवार का यही कहना है कि इस तरह की बातें आकर की जा रही हैं। एक तो वो अपनी बेटी को सही तरीके से अंतिम विदाई नहीं कर पाए। वो लगातार जिस दिन पीड़िता का शव यहाँ पर गांव पहुंचा, परिवार की महिलाएं बकायदा गाड़ी के आगे आकर लेट गई थी। उनका ये कहना था कि उन्हें कम से कम उनकी बेटी के शव को आखिरी बार देखने तो दिया जाए। जिस तरह वो विदाई करना चाहते हैं, कम से कम वो हक तो दिया जाए। फूल उन्होंने लाकर रखे हुए थे कि फूलों से सजाकर अंतिम विदाई की जाएगी, लेकिन वो हक तक नहीं दिया गया। आखिरी बार अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं वो देख पाए। ये परिवार के आरोप है कि जब वहां पर अंतिम संस्कार किया गया तो परिवार का कोई शख्स वहां मौजूद नहीं था। परिवार की गैर मौजूदगी में वो अंतिम संस्कार किया गया। निश्चित ही गोनिका, ये बहुत दुखद पहलू है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक नहीं, बहुत बड़ी गलती शासन ने की है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई तो बनती ही है। ऐसे में देखना होगा कि डीएम पर उठ रही उंगलियों पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है। आधी रात डीएम के आदेश पर कैसे पीड़िता की चिता जली, इंस्पेक्टर ने डीएम को कैसे एक्सपोज किया, इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको सुनवाते हैं वो पूरा सच। मैं ये जानना चाह रहा था, ये क्या नाम, जैसे क्रिमिनेशन वगैरह रात को हुआ था, आप तो वहाँ पे थे ही, तो ये किसकी देखरेख में हुआ था ये सब चीजें? नहीं, मेरी वहाँ उसमें जहाँ वो जो क्रिमिनेशन हुआ था, हाँ, उससे करीबन 50 मीटर पहले मेरी ड्यूटी थी। हाँ, और ड्यूटी के सीधे गाँव पे ड्यूटी थी, घर पे। हाँ, लेकिन जब वो वहाँ से बॉडी चली थी वहाँ के लिए, हाँ, तो फिर ये था कि सब लोगों को ये कहा गया था वहीं चलो, हाँ, और मुझे उस पॉइंट पे लगा दिया गया था। तो आपको ये किसने कहा था कि सब लोगों को वहाँ क्रिमिनेशन ग्राउंड पे चलो? नहीं, वो तो सभी लोगों के लिए ऐसा आदेश हुआ था, जैसे वहाँ खड़े हुए थे हम लोग ड्यूटी पर, चलिए आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए। नहीं, मेरा तो मतलब किसने आदेश दिया था? आपके एसपी ने, डीएम ने, या किसी और ने? किसने कहा? जो भी काम हुआ था डीएम साहब ही, वैसे डीएम साहब का आदेश हुआ था। अच्छा, यानी कि जो अंतिम संस्कार रात में भी किया गया ये सब डीएम साहब का आदेश था? नहीं, वहाँ तो ये तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ उसके घर वाले भी मौजूद थे, 2-3 लोग मौजूद थे शायद, हाँ, जो मुझे मालूम पड़ा है। हाँ, लेकिन जो वहाँ जो सर्विस अथॉरिटी थी, हाँ, वो जानते ही आप आईएएस बड़े होते हैं, हाँ, तो वो मौजूद थे वहाँ पर घर पे। नहीं, मैं वही, कप्तान साहब भी मौजूद थे, डीएम साहब भी मौजूद थे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप तो पुलिस विभाग से हैं, तो मेरा मतलब ये है कि जो क्रिमिनेशन का आदेश हुआ रात में वो डीएम साहब का था या आपके कप्तान साहब का था? वहाँ तो ये था कि चलो जल्दी वहाँ से। अब स्पष्ट रिटर्न मॉडल था नहीं मेरे पास इस चीज का। नहीं, वैसे क्योंकि भाई आप तो बहुत सीनियर अधिकारी हैं और सेंसिबल अधिकारी हैं, तो और क्राइम ब्रांच में भी हैं, तो भाई आप ऐसे तो है नहीं कि भाई भेड़ चाल में कोई भी चला जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरा मानना तो ये इन्वॉल्व कोई अगर रिटर्न ऑर्डर हो या ना हो, हाँ, समझ ऑर्डर जो है वो जिले में जो कभी कोई रिटर्न ऑर्डर होता है तो डीएम साहब के आदेश मान जाते हैं। अच्छा, यानी डीएम साहब के आदेश पे रात में क्रिमिनेशन हुआ था? हाँ, यही मानना पड़ेगा। ध्यान से आपने पूरी बातचीत सुनी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंस्पेक्टर हैं संजीव शर्मा, जिन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत की, वो दबे शब्दों में नहीं, साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि आदेश तो फिर डीएम ने ही दिया है और इसका पालन करने के लिए हम मजबूर हैं। सोनू हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कुमार सोनू, एसआईटी की जांच हो गई है लगभग, अब उनकी रिपोर्ट तैयार होने को है। जिन जिन अधिकारियों से पूछताछ हुई उसमें ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, लेकिन जवाबदेही तो डीएम की भी बनती है। वो क्यों जवाब नहीं दे रहे? चाहे उनकी गलती हो या ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो वही हैं, जिला अधिकारी तो वही हैं।
देखिए बिल्कुल जिलाधिकारी हैं और हाथरस की पूरी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो जिले के डीएम के पास होती है और जिले के डीएम हाथरस के डीएम पर खुद प्रवीण कुमार है। लेकिन प्रवीण कुमार इस सवाल से लगातार बच रहे हैं, लेकिन हमने इस सवाल का जवाब तलाश लिया है। जो यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि जो रात में आधी रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया वो जिले के डीएम के आदेश पर हुआ। हालांकि लिखित में कोई आदेश नहीं था, लेकिन जिस तरीके का ये अंतिम संस्कार हुआ आधी रात में आनन फानन में, वो जिले के डीएम का ही फैसला होता है। और ऐसे में पुलिस पर कार्रवाई को लेकर भी परेशान दिखे। और इतना ही नहीं, जो ये यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने तो ये कहा ही कहा, लेकिन खुद यूपी के डीजीपी और जो अविनाश अवस्थी हैं अपर मुख्य सचिव, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने खुद ये सवाल पूछा था कि जो ये फैसला है आधी रात में आनन फानन में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने का, वो किस स्तर पर फैसला लिया गया। तो उन्होंने साफ कहा था कि ये फैसला जिला स्तर पर लिया जाता है, ऐसे फैसले जिला स्तर पर लिए जाते हैं, ना कि राज्य स्तर पर। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन अब कई बार उन पर आरोप जो है और उंगलियां जो हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो डीएम पर ही उठ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर डीएम ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या मजबूरी थी कि आधी रात को ही एक पीड़िता का अंतिम संस्कार करने को उन्होंने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस वालों को मजबूर किया, और क्यों परिवार को भी करीब नहीं आने दिया। बहरहाल अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।